लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश ग्रीव एंड दे बिकम अ पावरफुल फोर्स इन इंडिया इन शॉर्ट टाइम। ये जो शक्ति थी, ये जो सैन्य बल था, ये जो आर्थिक शक्ति थी और बहुत सारी जो शक्ति थी जो अंग्रेजों की, वो बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ये लोग अलग अलग क्षेत्र को अपने अधीन करते चले गए, कब्जे में लेते चले गए, और इसके साथ ही बहुत कम समय में इन लोगों ने अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य भारत में स्थापित कर लिया। जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट थे, जो नवाब और महाराजाओं के द्वारा चल रहे थे, वो लोग भी आपस में जो उन लोग की लड़ाई हो रही थी, इसके कारण से वो लोग इस कंपनी यानी कि अंग्रेजों की सहायता ले रहे थे, और अंग्रेज भी सहायता देकर और फिर धीरे धीरे उसको अपने अधीन करते चले गए। फिर अब बात करेंगे हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, यानी कि वर्ष 1857 की लड़ाई की बात करेंगे। यह 1857 की लड़ाई जो है वो क्या है, अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस 1857 की लड़ाई को माना जाता है कि भारतीय लड़ाई यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। आखिर इसमें क्या हुआ, वो सारी बातें अब हम लोग करेंगे। इसको हम लोग इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं। अब इंडियन म्यूटिनी क्यों कहते हैं, क्या होता है, अब इन सारे चीजों की बात हम लोग करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेज भारत आए, कैसे उनको परमिशन मिला मुगलों के द्वारा, कैसे मुगल के जाने के बाद या मुगल के कमजोर पड़ने के बाद इन लोगों ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, स्थापित किया। अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये सारा कुछ हो कहाँ रहा था, तो हो तो रहा था भारत में। चाहे वो जैसे भी आए, जिससे भी लड़े, जो भी शासक लड़े, जिससे भी लड़े, मर कौन रहा था या शोषित कौन हो रहा था, तो वो तो भारत हो रहा था, भारतीय हो रहे थे। तो अब बात तो आएगी उस जगह की, उस देश की, उस लोगों की जो इन सारे चीजों से बाहर निकलना चाहते थे, इन सारे चीजों से स्वतंत्रता पाना चाहते थे। पहले मुगल यानी कि मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने भारत को लूटा, यानी कि गोल्डन बर्ड को उन्होंने लूटा। फिर अंग्रेज इसी देश से आए कि हमें गोल्डन बर्ड को और लूटना है, तो ये सारी चीजें हुई। लुटा कौन रहा था, तो भारतीय लुटा रहे थे, गोल्डन बर्ड लुटा रहा था। तो यहाँ पर अब बात करेंगे इन सारे चीजों के प्रतिकार की, इन सारे चीजों से जीत पाने की, लड़ाई की। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, और यही है रिवॉल्ट ऑफ 1857, वर्ष 1857 का विद्रोह। रिवॉल्ट को विद्रोह कहते हैं। यह जो चित्र है, यह दो दिख रहा है चित्र, एक में लॉर्ड डलहौजी है, तो एक में रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब इन सारे चीजों की बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी कौन था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है, अब इन सारे चीजों पर आते हैं। तो लिखा हुआ है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, इन दोज डेज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉल्ड द कंपनी सरकार। उस समय यानी कि 1857 की बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कंपनी सरकार कहलाती थी। द प्लाइट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ग्रीव फ्रॉम बैड टू वर्स एज द ब्रिटिश लेविड हेवी टैक्सेज ऑन द इंडियन, forced weaver to sell their cloth to them and compel farmer to cultivate indigo so that they could use it to dye cloth in Britain। लिखा हुआ है द प्लाइट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ग्रीव फ्रॉम बैड टू वर्स। जो भारत का जो स्थिति था अंग्रेजों के शासनकाल में, बद से बदतर होता जा रहा था, बैड से वर्स की तरफ होता जा रहा था। कैसे, तो ये जो अंग्रेज थे, जो कंपनी सरकार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भारत पर बहुत ज्यादा, भारतीयों पर और अलग अलग क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा कर लगाता जा रहा था, ऋण लगाता जा रहा था, कहें तो अंग्रेजी में हैवी टैक्स लगाता जा रहा था। और वेवर को, बुनकरों को, और जो कपड़ा जो बुनते थे, इन सबको कहता था कि नहीं, आप लोग मेरे अनुसार अपना कार्य करो, इंडिगो यानी कि नील की खेती करो, ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करो, ताकि इससे अंग्रेज के कपड़े यानी कि ब्रिटेन में जो क्लॉथ है उसको डाई किया जा सके, उसकी रंगाई पुताई और सारी चीजें की जा सके। यानी कि जो कंपनी सरकार था वो अपने तहत भारत के लोगों को शोषित कर रहा था और अपने आर्थिक फायदे के अनुसार भारत के बुनकरों से और अलग अलग व्यापारी वर्ग से काम करवा रहा था। इसके कारण से भारत की स्थिति बद से बदतर, बैड से वर्स की तरफ जा रही थी। आगे
Many Indian industries and craft were closed down under the order of British East India Company. बहुत सारे भारतीय उद्योग जो हैं और भारतीय जो शिल्पकार उद्योग जो थे, शिल्प उद्योग जो थे, वो बंद होते चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन से, ऑर्डर से, अनुमति से। लॉर्ड डलहौजी who became the governor general in 1848 aggravated the matter further by introducing more charges in the company सरकार। और जो लॉर्ड डलहौजी 1848 में जो भारत का गवर्नर जनरल बना, उसने इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया, और ज्यादा उसने टैक्स वगैरह, और ज्यादा उसने अलग अलग चीजें, अलग अलग टैक्स, अलग अलग ऋण जो है कंपनी सरकार के तहत बढ़ा दी। यानी कि लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी हु बिकम द गवर्नर जनरल इन 1848 aggravated the matter further by introducing more changes in the company sarkar which made the people of India agitated। लॉर्ड डलहौजी ने इसको और ज्यादा बदलाव करके और ज्यादा कठोर बना दिया कंपनी सरकार के नियमों को भारत के खिलाफ, कि भारत के लोग और ज्यादा परेशान हो गए, और ज्यादा इन्होंने बदला लेने या फिर इसके विद्रोह में और ज्यादा इनको हो गया कि नहीं, अब हमको और ज्यादा आगे बढ़ना होगा, विद्रोह करना होगा, क्योंकि पहले से ज्यादा जो आ रहा है नया, वो और ज्यादा हमको परेशान करता जा रहा है। तो इन सारे चीजों के लिए विरोध की चिंगारी जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नीचे चीजें लिखी हुई है। टसल का मतलब फाइट होता है, पेटी का मतलब माइनर होता है, छोटी छोटी चीजें, कंपेल का मतलब फोर्स होता है यानी कि जबरदस्ती, एग्रीवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, बढ़ाना, एजिटेटेड का मतलब होता है नर्वस और ट्रबल्ड यानी कि परेशान करना। तो ये सारी चीजें हुई लॉर्ड डलहौजी। अब यही है लॉर्ड डलहौजी और यही है रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की पृष्ठ संख्या 92 पर हम लोग हैं। आप लोग अपने पारस प्रकाशन वाले पुस्तक में देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले विषय में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन 1857, यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1857 में क्या हुआ, तो इन 1857 द इंडियन रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश, दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये सारी चीजें हो रही थी, कंपनी सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड वाले भारत वाले को शोषित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। लॉर्ड डलहौजी जो एक गवर्नर जनरल बना, वो और ज्यादा शोषित करने लगा। तो वर्ष 1857 आया। वर्ष 1857 में भारतीयों ने एक साथ संगठित होकर इन सारे चीजों का विरोध किया, और इसी को माना जाता है, वर्ष 1857 वाले विरोध को, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही माना जाता है कि भारत का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि इसी समय एक साथ एकजुट होकर बहुत सारे भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। क्योंकि अंग्रेजी शासन जो है वो आया तो 1600 में, जैसा हम लोगों ने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की हम लोगों ने, लेकिन उस समय 1600 में जो आया तो शासन उसका नहीं था, शासन था मुगल शासन का, मुगल शासक का शासन था। लेकिन 1600 से 1707 तक ये लोग आराम से रहे, भारत में व्यापार किए, यानी कि 107 साल मुगल का शासन चल रहा था, ये लोग उसके तहत अपना काम कर रहे थे। 1707 में क्या हुआ, तो मुगल का जो अंतिम जो मजबूत मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर ये जो यूरोप वाले जो 5-6 देश वाले आए थे, ये लोग आपस में लड़े। इन लोग की लड़ाई जो है बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड वाले की लड़ाई जो है वो 50 साल तक चली, अलग अलग लड़ाई चला। और उसके बाद 1757 आया, 1707 से 50 साल बाद 1757 में इंग्लैंड की जीत हो गई। फ्रांस वाले जो हैं वो पुडुचेरी यानी कि अभी के पुडुचेरी, उस समय के पौंडीचेरी तक ही स्थापित रह गए, और इंग्लैंड जो है वो पूरे देश में आगे बढ़ता चला गया। 1757 से 1765 आते आते इसने कलकत्ता वगैरह को भी कब्जे में कर लिया और आगे बढ़ता चला गया। यानी कि अगर सही से देखा जाए तो वर्ष 1707 के बाद ही भारत में अंग्रेजों का शासन आया, और अगर और सही से देखा जाए तो वर्ष 1757 के बाद ही भारत में अंग्रेजों का सही से शासन आया। और अच्छे तरीके से देखा जाए तो
बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर की लड़ाई जो 1764-65 में हुआ था, उसके बाद इन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने बहुत तेजी से भारत पर अपना राज किया। लेकिन 1764-65 के बाद 1857 आता है, लगभग 100 साल 90 साल बाद, 100 साल बाद, और इस 100 साल के बाद भारत के लोग फिर से जाग जाते हैं और भारत के लोग जो हैं इस अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन में इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो इसीलिए इन 1857 द इंडियन रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश, दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इसकी बात हम लोग और करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में।